हेलो एवरीवन। हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो कि है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस स्ट्रेस के बारे में। और इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेजरस और इसके कलीग्स ने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। ये इस चैप्टर के अंदर पहली थ्योरी है। इस चैप्टर के अंदर अपना एक A4 शीट आप लोग मेंटेन करके रखना, जिसमें आप सारी की सारी थ्योरीज, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि, लेकिन ऐसी है कि आप एक के साथ दूसरी थ्योरी को टकरा दोगे, क्योंकि ओवरऑल चैप्टर में थीम तो एक ही चलती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का पर्सपेक्टिव कौन से साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट 1 ने क्या दिया है, साइकोलॉजिस्ट 2 ने क्या दिया है, साइकोलॉजिस्ट 3 ने क्या दिया है, और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो थ्योरी की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इसको याद रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ये हमारी पहली थ्योरी इस चैप्टर के अंदर। देखो, जो स्ट्रेस का जो परसेप्शन होता है ना, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है इवेंट्स का। कॉग्निटिव अप्रेजल मैं बताता हूँ। जैसे कभी भी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, कशिश, अंबर, तो उसका दिमाग उसका असर हमारे दिमाग, हमारे कॉग्निशन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? बताओ। सबसे पहला असर तो वही पड़ता है ना? अब अप्रेजल का मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोग लिख लो। अप्रेजल का मतलब होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कह लो या फिर आप इसको इवैल्यूएशन कह लो। आप कुल मिलाकर यहां पर अपने दिमाग के अंदर अंबर क्या कर रहे होते हो, आप ना कुछ गणित लगा रहे होते हो, कुछ अनुमान लगा रहे होते हो। अब अनुमान किस चीज का? ध्यान से सुनना, 2 वर्ड है कि जो इवेंट आप पर हावी होने लगा है ना, जो जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, वो इवेंट दमदार कितना है? क्या वो शॉर्ट लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ मिनटों का है, या फिर ये समस्या काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहने वाली है, ये समस्या इतनी जल्दी जीवन से सॉल्व नहीं होएगी। ये अगर इवेंट इस प्रकार का है, वो कमज़ोर है या भयानक है, उसके बाद आप इवैल्यूएशन और वैल्यूएशन यानी कि अप्रेजल इस बात का भी करते हो, क्या आपके पास साम दाम दंड भेद है? क्या वो सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि आप उसके साथ डील कर सको? अगर किसी भी बात का स्ट्रेस में, छोटा सा एक पॉइंट लेता हूं, कशिश, आपको एक फाइल बनानी है जिसकी डेडलाइन कम है, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है इवेंट के आपके सामने कि आपके पास सुबह तक का ही वक्त है, स्कूल कल जाना है और ये देनी है फाइल, मान लो, ठीक है। अंबर आपके सामने स्ट्रेस है, किसी के भी सामने। अब रिसोर्सेज क्या होंगे यार? कशिश, आप कह सकते हो कि एक फाइल मैं लिख दूंगी, एक फाइल अपनी बहन से लिखवा लेती हूँ, तो आपका वो जो इवेंट हुआ वो उसका इंपैक्ट कम हो गया। अब अंबर, मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं और फाइल आपकी कोई लिखेगा नहीं, तो आपका वो सेम इवेंट का स्ट्रेस जो डेडलाइन है वो बढ़ गया आपके लिए। कॉग्निटिव अप्रेजल समझ गए? जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है कशिश, दिमाग 36 डायरेक्शन में काम करता है कि नहीं करता? हर चीज का तोड़ निकालने की कोशिश, इससे कैसे बाहर निकलूं, इससे क्या करना चाहिए, इसको कॉल करके बता दूं क्या, उसको बात बता दूं क्या, इसकी हेल्प ले लूं क्या, होता है कि नहीं होता ऐसा? है ना? जैसे तुम पूरा साल स्ट्रॉ डाल डाल के मेरा खून पीती हो, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कर रहे हो आप? अप्रेजल कर रहे होते ना अपने दिमाग के अंदर कि मेरी आधी समस्या, आधी इनकी आधी मेरी, है ना? दोस्त किस बात के हैं मेरे? तो जो स्ट्रेस का जो प्रोसेस है वो दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी बाय लेजरस एंड हिज कोलीग्स, जिसका नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। इसको लेजरस और उसके दोस्तों ने propound करा था, और यहां पर इसने एक बात समझाई थी। यहां पर ये स्ट्रेस अप्रेजल क्या है? आपको अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको स्ट्रेस होता है, तो आप उसको अप्रेज कैसे करते हो? अप्रेजल मतलब आप उसका इवेल्युएशन कैसे करते हो? हाउ डू यू कैलकुलेट वो स्ट्रेसफुल इवेंट है कि नहीं है? एक, आपकी बॉडी के अंदर हलचल क्या हो रही है, आपका व्यवहार, आपका रवैया कैसा है उस स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर, आपके इमोशंस कौन कौन से बाहर आ रहे हैं, और दिमाग आपका कितना चल रहा है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या होंगे? रिसोर्सेज हो सकता है फिजिकल रिसोर्सेज, वो समस्या हो सकता है पैसों की समस्या हो, मेडिकल केयर वगैरह ये आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, वो पर्सनल समस्या हो, आपके पास वो स्किल हो, कोपिंग स्टाइल हो उससे कोप अप करने की। सोशल रिसोर्सेज आपके, कि आपके पास सोशल सपोर्ट, प्रोफेशनल हेल्प आप किसी की ले सको, यानी कि कोई पर्सन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, कोई कंधा अवेलेबल है कि नहीं। स्ट्रेस को आपने कैसे लिया है ये आपकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। कैसे? आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर, आपकी फिजिकल हेल्थ
ठीक रहती कि नहीं रहती? अगर जिसका बीपी हाई रहता है उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज की कोई पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई कोई इंसान जैसे बहुत जल्दी घबरा जाता है किसी किसी सिचुएशन के अंदर, वो वल्नरेबल मान लेता है अपने आप को कि ये स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, और कोई होते हैं अबे जो होगा देखा जाएगा। साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी, क्या आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, एंड हाउ डू यू व्यू योर सेल्फ। क्या आपको ये पता था कि हाँ ये तो एक दिन होना ही है, एक दिन ये आना ही है, एंड यू आर रेडी फॉर इट। आपका सेल्फ कंसेप्ट खुद को लेकर कैसा, आपको खुद पे भरोसा है कि इस समस्या से आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे कि नहीं। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, आपके कल्चर में जिस भी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, जिस भी समाज में आप रहते हो, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती कि नहीं होती हैं, ये आपके लिए बड़ी चीज़ है, एक छोटी चीज़ है कि नहीं। अब आप कहोगे ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ फिर कल्चरल डेफिनेशन का। देखो, आपने वो मूवी देखी है अंबर कशिश, गोलियों की रासलीला रामलीला? वहाँ पर उस मूवी के अंदर अगर हम उस एरिया में हों कशिश, है ना, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बंदूक गोली वगैरह से छोटे छोटे बच्चे भी ना डरें, है ना। लेकिन रियल बंदूक अगर शहर में किसी के सामने निकाल ली जाए, जिस एरिया में लोग बहुत पीसफुल सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके कल्चर का पार्ट नहीं है वेपन्स वगैरह, हो सकता है वो बहुत जल्दी डर जाए, है ना। आप किसी को बंदूक दिखाओ कशे, वो पता चला पैंट में सुसु कर ले। एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेसर है ना, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, वो किस प्रकार का है। क्या वो एनवायरमेंट से बॉर्न हुआ है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से बॉर्न हुआ है, या जिस समाज के आप हिस्सा हो, सोसाइटी के किसी एक कंडीशंस की वजह से वो स्ट्रेसर बॉर्न हुआ है। उसकी डायमेंशंस को भी फिर आपको देखना पड़ेगा, वो कितना सीरियस है, कितना गंभीर है वो स्ट्रेसर, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, कि आपके दिमाग के अंदर कितनी हलचल पैदा कर सकता है, कितने लॉन्ग लास्टिंग तरीके से वो रहेगा, क्या उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है, एंड क्या आप उसके लिए ऑलरेडी रेडी थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे या फिर नहीं थे। ये चीज़ है, ओके। अब ये तो हो गया, एक हमने डायग्राम देख लिया, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। उससे उससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस के। लेकिन हम इसी डायग्राम को अब थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। एक जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे आएगी, ये बॉर्न होगी थ्रू स्ट्रेसर, थ्रू स्ट्रेसर। ये लार्जली डिपेंड करता है अपॉन द परसीव्ड इवेंट्स, कि आप इवेंट्स को परसीव कैसे कर रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, और ये भी हो सकता है आप कहते हो यार छोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। आप बेसिकली, अगर मैं कीवर्ड मार्क करूं, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, आप बेसिकली उन इवेंट्स को इंटरप्रेट कैसे करते हो, और इसी इंटरप्रिटेशन को कहते हैं अप्रेजल। अब आपने अगर इंटरप्रेट करा है, अप्रेज करा है, तो जो मैंने शुरू में कीवर्ड बताया तो ये वही तो हुआ ना अंबर, कि आप उनको वैल्यू कितना कर रहे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने दिमाग में उनको इवेल्युएट किस प्रकार से करा, राइट, है ना। अगर आप स्ट्रेसफुल इवेंट के ऊपर कशिश ओवर एम्फसाइज करके सोच रहा है अगर आपका दिमाग, तो वो चीजें आपके ऊपर हावी होंगी ना। मतलब अगर जिस एक किसी थिंकिंग की वजह से अगर आपकी नींद उड़ रखी है, इसका मतलब यू आर कंसर्न फॉर दैट थिंग ना, है कि नहीं ऐसा कशिश, अंबर, है ना। लेजरस जो है उसने ना दो तरह के अप्रेजल में डिस्टिंग्विश करा था। कहता है कि जब भी एक इंडिविजुअल के सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, कि स्ट्रेसफुल घटनाक्रम कोई भी उसके जीवन में आता है, तो वो इंडिविजुअल दो तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है उस घटना को। एक अपने प्राइमरी अप्रेजल को यूज करके, दूसरे अपने सेकेंडरी अप्रेजल को यूज करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेजरस एंड इसके कलीग के ऊपर इस प्रकार का 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अप्रेजल की। प्राइमरी अप्रेजल ये, और हाँ ये प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल ना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाकर सोचे हुए उन्होंने। अब देखो कौन सा डालते हैं, वो 3 मार्क्स का डालते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स, इसलिए ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या जानते हैं कि प्राइमरी अप्रेजल क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी अप्रेजल। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी अप्रेजल को। प्राइमरी अप्रेजल आपका एक परसेप्शन है, परसेप्शन तो दोनों ही है, कि कोई भी जो एनवायरमेंटल कंडीशन न्यू है या फिर जो चेंजिंग है, आप उसको कैसे देख रहे हो। मतलब प्राइमरी अप्रेजल मतलब सबसे पहले जब भी कोई इवेंट हुआ आपके एनवायरनमेंट के अंदर, जब भी कोई चेंजेस आए, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेसफुल, अगर कोई भी चीज़ को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं कशिश, तो यानी कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ है ना,
आपकी जो अभी तक नॉर्मल वाइब्स थी वो आसपास बदल गई है ना। अब हो सकता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में देखो, आप उसको न्यूट्रल वे में देखो, और हो सकता है कि कोई पर्सन उसको नेगेटिव वे में देखे, ये समझते हुए, दिमाग ये लगाते हुए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर पर्सन इसको नेगेटिव लेकर चल रहा है, अगर पर्सन इस चीज को, उस इवेंट को नेगेटिव लेकर चल रहा है, तो जनरली नेगेटिव इवेंट को पर्सन कैसे अप्रेज करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है कि इससे मुझे एक पॉसिबिलिटी है कि हार्म हो सकता है, किसी प्रकार का थ्रेट हो सकता है, या फिर मेरे लिए कि चैलेंज है। अब यहां पर हम दो डेफिनेशंस अलग से समझते हैं। मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं इसे। व्हाट इज हार्म एंड व्हाट इज थ्रेट। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है 1 1 मार्क का। मतलब ये प्राइमरी अप्रेजल में वर्ड यूज हुए हैं, और इसी के अंदर आपको ये मेंशन भी करना है कि ये लिखने को आ जाए, या फिर अलग से इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। हार्म एक बेसिकली क्या चीज होती है, जब आपको डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है ना, उसके बाद आप असेसमेंट करते हो कि ये डैमेज कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसको कहते हैं हार्म। हार्म बेसिकली एक ऐसी चीज होती है कि वो घटनाक्रम बीत चुका है, अब उस घटनाक्रम को बीतने के बाद आप उसका अनुमान लगा रहे हो इस घटना से कितना नुकसान हुआ, डैमेज कितना हुआ। इससे फायदा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज हार्म इज समथिंग नेगेटिव। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट एक ऐसी चीज है कि वो घटना अभी आपके ऊपर हावी नहीं हुई है, आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में कभी ये घटना हावी होती है, कभी आ गई ये घटना, और जैसा हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो उससे डैमेज कितना हो सकता है, इस पर्टिकुलर इवेंट से कितना डैमेज हो सकता है। तो हार्म क्या होता है? विच इज ऑलरेडी डन, और होने के बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो। थ्रेट क्या है? फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी। आप फ्यूचर को लेकर एक अनुमान लगा रहे हो, पॉसिबल फ्यूचर को लेकर कि कितना डैमेज हो सकता है। अगर आप किसी अप्रेजल को दिमाग में ऐसा लेकर चल रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, मैं इसको चैलेंज की तरह लेकर चल रहा हूं। अगर एग्जाम की डेट शीट अगर किसी पर्सन की रिलीज हुई है, तो दो तरह के पर्सन हैं। एक जो है रोना गाना मचाएंगे, एक जो है वो ये कहेंगे अच्छी बात है, मैं तो बैठा हुआ था, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, जल्दी से एग्जाम हो और मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिले। चैलेंज अप्रेजल्स चैलेंज अप्रेजल्स जो होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस, कि मैं इस चीज़ को चैलेंज लेकर चल रहा हूँ और मेरे पास ये एबिलिटी है इस इवेंट से कोप अप करने की। ये स्ट्रेसफुल मेरे लिए इवेंट है ही नहीं, ये तो मेरे लिए चैलेंज है। ये सिचुएशन तो मेरी ऐसी है कि ये सिचुएशन अगर हुई है तो इसमें तो मैं भगवान की कृपा मानकर चलूंगा या भगवान की कृपा मानकर चलूंगी, पर्सन ऐसा सोचेगा, क्योंकि इसमें मैं अपने आप को और डेवलप कर सकता हूं, कर सकती हूँ, अपने आप को और निखार सकता हूं और निखार सकती हूँ, अपनी पोटेंशियल को अनफोल्ड कर सकता हूं, अनफोल्ड कर सकती हूँ। पर्सन ऐसा सोचेगा। द पोटेंशियल टू ओवरकम और इवन गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट। यार मैंने अभी आपको बताया ना कि अपनी पोटेंशियल निगरेगी मेरे, तो इससे अच्छा हुआ कि ये चीज हो रही है मेरे साथ। जब हम किसी इवेंट को, किसी भी घटना को अगर स्ट्रेसफुल मान लेते हैं ना, जब हम स्ट्रेसफुल मान लिए, जैसे क्या है, प्राइमरी अप्रेजल आपने कब यूज करा? आपने उसको सिचुएशन को पॉजिटिव लेना है, मतलब आपका दिमाग बोलेगा ये पॉजिटिव है मेरे लिए, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। अगर आपने उस सिचुएशन को, सबसे पहले आपका यहां पर क्या हुआ, एक घंटी बजी आपके दिमाग के अंदर, एक घंटी बजी आपके दिमाग के अंदर, पर आपका दिमाग ये सोच रहा है ये तो मेरे लिए पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता ये कैसा है अभी तक, या फिर आपका दिमाग बोल रहा है ये आपके लिए नेगेटिव है। अगर ये न्यूट्रल और पॉजिटिव है ना, तो सेकेंडरी अप्रेजल कभी नहीं होगा आपके कॉग्निटिव सिस्टम में। लेकिन अगर आपका दिमाग ये मान लेता है कि नहीं यार ये सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव है, मैं इससे इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर आपका सेकेंडरी अप्रेजल जो है वो एक्टिवेट होता है। तो याद रखना, सेकेंडरी अप्रेजल एक्टिवेट ही तब होता है जब आपको वो पर्टिकुलर इवेंट जो है, जब आप उसको स्ट्रेसफुल मानकर बैठ गए हो कि नहीं यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा इससे कैसे बाहर निकलना है। आपने लोगों से हर तरीके का ज्ञान बटोर लिया, सबने आपकी मदद कर दी कि इतना मत सोच, तू ज़्यादा सोच रहा है, तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपकी फिर भी फट रही है। अगर फट रही है ना, तो आपके अंदर फिर ये जो स्ट्रेस कंटिन्यू है ना, इससे होगा आपके अंदर एक सेकेंडरी अप्रेजल एक्टिवेट। अब इसमें आप कैसे इवेल्युएट करोगे या वैल्यू करोगे इवेंट को? यहां पर आप इस चीज की असेसमेंट करते हो कि क्या आपके पास एबिलिटीज हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आप उस सिचुएशन से कोप अप कर सकते हो, और आपके पास जो एबिलिटीज, जो रिसोर्सेज, पर्सन का कंधा, सपोर्ट, पैसा, पावर जो है, क्या ये इतना सफिशिएंट है?
कि आप उस जो भी थ्रेट हुआ, जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, जो भी उससे थ्रेट या हार्म आप सोच रहे हो, आप उसको क्या, उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो क्या? विल यू बी एबल टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट? अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, नीचे अभी हमने पढ़ा। फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, सोशल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब चाहे वो पर्सन हो, पैसा हो, मनी हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी जो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल दे, वो आपके लिए खुदा है, वो आपका भगवान है। चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे किसी की बात हो, चाहे किसी की एडवाइस हो। दीज रिसोर्सेज में बी मेंटल। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है? फिजिकल। फिजिकल मतलब आपके पास पैसा वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह कितना है। जैसे मतलब मान लो एक स्ट्रेसफुल इवेंट किसी पर्सन की लाइफ में हुआ, मी नॉट गॉड टू सो, कि कोई एक, मान लो कि कोविड कोविड की सिचुएशन ही है, पर्सन का घर वगैरह सब कुछ नीलाम हो गया, गिरवी हो गया, और पर्सन की जॉब वगैरह नहीं रही। अब फिजिकल सपोर्ट कैसा? अगर उसको ये पता है कि हमारी गांव में करोड़ों अरबों की कोठियां पड़ी हुई हैं, ज़मीन पड़ी हुई है, हमारे पास खेत हैं इतने, कोई बात नहीं, उसको बेच के एक फिर से फ्रेश जिंदगी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि जो पर्सन की रातों की नींद को उड़ाएगा नहीं, कि उसके पता है कि अगर वो कल को जिंदगी में गिरा तो फॉल बैक होने के लिए उसके पास एक सपोर्ट है, टोटल उसकी कमर नहीं टूटेगी। पर्सनल रिसोर्सेस और सोशल रिसोर्सेस। इफ वन थिंग्स, अगर किसी पर्सन को अपने ऊपर विश्वास है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है जिंदगी को लेकर, उसकी हेल्थ, स्किल, सोशल सपोर्ट, ये सब कुछ उसके पास है भगवान की कृपा से, तो वो पर्सन ऐसा मानेगा अपने दिमाग के अंदर, यस, वो किसी भी प्रकार के क्राइसिस से डील कर सकता है वेन एवर ही और शी विल फील स्ट्रेस। ये जो 2 लेवल का अप्रेजल होता है, 2 लेवल का मतलब है यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी तभी एक्टिवेट होता है जब प्राइमरी में आप अभी भी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल लेकर चल रहे हो। ये जो 2 लेवल का जो अप्रेजल प्रोसेस है, इट डिटरमाइंस नॉट ओनली आवर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, बट हमारे इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी एक्टिवेट होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी, सांस वगैरह फूलना, धड़कन का तेज होना, ये सब चीज़ें भी। जैसे कई लोग होते हैं दे आर वेरी काल्म। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा स्ट्रेसफुल इवेंट। स्कूल की असेंबली के अंदर अगर बाहर से कोई बच्चे छुट्टी लेकर बस एक नोटोरियस एक्टिविटी करने के लिए अगर पटाखे फेंकें दिवाली के टाइम पर या किसी भी टाइम पर, अगर उस असेंबली में खड़े हुए लोगों के कंधे ऊपर हो जाएं, वो चौंक जाएं, तो वो है एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और कोई लोग होते हैं कि वो दे आर वेरी काल्म, कि कोई बात नहीं, पटाखे ही तो फूटा हुआ है, न्यूक्लियर बम थोड़ी ना गिर गया। तो एक्सटर्नल इवेंट से आपका कुल मिलाकर आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या लेकर चल रहे हो, ये सारी बातें इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। अच्छा, ये जो अप्रेजल्स होते हैं ना, हमने बोल तो दिया प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन कईयों के लिए तो हो सकता है कशिश अंबर के प्राइमरी पे ही बात खत्म हो जाए, सेकेंडरी अप्रेजल एक्टिविटी ना हो। और कईयों की हो सकता है कि सेकेंडरी अप्रेजल एक्टिवेट होने के बावजूद भी कशिश फिर भी वो स्ट्रेसफुल इवेंट रहे उनकी जिंदगी में, है ना। तो इसलिए अप्रेजल जो होते हैं ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सब्जेक्टिव मतलब ये चीज़ ना काफ़ी पर्सनल होती है, काफ़ी पर्सनल होती है। मैक्सिमम स्ट्रेस आजकल के लॉन्डो की जिंदगी में कशिश पता क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस बता रहा हूँ, नस काटने वाला। माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, बात ही नहीं कर रही मुझसे, ब्लू टिक लगा लगा के मेरे मैसेज छोड़ रही है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम। क्या कह रहे हो अंबर? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आजकल के लोगों का रिलेशनशिप से बियॉन्ड कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है। मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ। तो वन फैक्टर इज, एक होता है कि इंडिविजुअल कितने अच्छे से कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो पास एक्सपीरियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में एक पर्सन की पास घटनाक्रम कैसी रही है। देखो, हमेशा एक जो पर्सन होता है, मैन इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ हिज और हर लाइफ सर्कमस्टांसेस। मानते हो इस बात को कि नहीं? एक पर्सन जो प्रेजेंट टाइम में होता है कैसा भी, जो मतलब एक वो गीली मिट्टी का घड़ा होकर जैसा वो एक जवानी में जाकर वो बनता है, उसकी ज़िंदगी में जो जो घटनाक्रम हुए होते हैं ना, वो काफ़ी एक मेजर रोल, अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी एक पर्सन ने
पास्ट में इस प्रकार की सिमिलर सिचुएशन हैंडल कर रखी हैं वेरी सक्सेसफुली इन द पास्ट, तो वो पर्सन जो है अगर फिर से ऐसी सिचुएशन हो जाए वो उसके लिए लेस थ्रेटनिंग होगी। क्योंकि डर को अगर बहुत ज्यादा टाइम तक और डराते रहो ना तो वो डर एक दिन मर जाता है, फिर पर्सन उस सिचुएशन के लिए एक प्रकार से बेशरम हो जाता है। अब एक कोई नहीं, ये तो रोज का ही लगा रहता है, ऐसी बात है। अनदर फैक्टर इज वेदर द स्ट्रेसफुल इवेंट इज परसीव्ड एज कंट्रोलेबल। पर्सन एक तो ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं। लेजरस ये भी कहता है कि क्या पर्सन ने ये सोचा है कि वो इवेंट जो है वो कंट्रोलेबल है कि नहीं है। क्या एक पर्सन की मास्टरी है कि वो सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पा सकता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट कि वो जो है नेगेटिव सिचुएशन जैसी शुरू हुई है उसको वैसे ही दबा सकते हैं, थमा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या कितने से भी कितना बड़ा एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो जाए, तो ऐसा पर्सन जो है उसको लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा एज कंपेयर टू दोज जिनको ये लगता है कि उनका कोई सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एफिकेसी की भावना है तो वो पर्सन उस सिचुएशन को जो कि थ्रेटफुल है या जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें ज्यादा गिव अप नहीं करेगा वो पर्सन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है या जो आउटकम निकलेगा स्ट्रेसर का वो सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। स्ट्रेस क्योंकि जो है या स्ट्रेसर आप कह लो उसके अंदर सभी प्रकार के मतलब स्ट्रेसर हमें कहां से या स्ट्रेस हमें कहां से हो सकता है, इन्वायरमेंटल और पर्सनल इवेंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, जो कि हमें लोगों को जिंदगी में एक चैलेंज या फिर एक थ्रेट पहुंचाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का, हमारे मेंटल वेलबींग का, इमोशनल वेलबींग का जो इक्विलिब्रियम होता है, जो वेलबींग होती है वो डिस्टर्ब होता है, वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है। जो स्ट्रेसर्स हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये सारी बातें ये डायग्राम की हैं, यही टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर, ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये बाहर से भी आ सकता है लाइक इन्वायरमेंटल, नॉइज, एयर पॉल्यूशन वगैरह। सोशल स्ट्रेसर, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड, ये मतलब कशे देखना आजकल के 12वीं के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो ब्रेकअप विद अ फ्रेंड, फर्क भी पड़ेगा किसी को, साफ साफ नहीं लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड। कोई अकेलेपन का शिकार है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक कोई कन्फ्लिक्ट हो, किसी पर्सन के मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, ये सब चीज़ें। कभी कभार एक पर्सन खुद भी स्ट्रेस ले लेता है ओवर थिंकिंग की वजह से, सोचता 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 रोने लग गया बैठ के, वो भी एक अलग प्रकार का पागलपन है। वेरी ऑफन ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं इसकी वजह से बड़े सारे पर्सन की जिंदगी में व्यवहार आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस रिएक्शन। स्ट्रेस रिएक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल लेवल पे, बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन निकलेगा। देखो बॉडी के लेवल पे बात करें तो आपको पता है कि अराउजल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर में। अराउजल मतलब क्या, जब वो स्ट्रेस आपके सामने आया तो आपकी बॉडी कितनी ज्यादा उत्तेजित है उस पर ध्यान देने के लिए। क्या सांसें फूल रही हैं, मांसपेशियों के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट बीट, O2 लेवल, CO2 लेवल, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ नॉर्मल है कि ये अपनी जगह से डगमगा गए हैं। तो यहां पर हमारे दिमाग में सबसे पहले जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो बॉडी के अंदर कोई भी हलचल जो पैदा होती है इसका जो सबसे पहला असर जो शुरू होता है वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में शुरू होता है। हाइपोथैलेमस दो रास्तों से जगह बनाता है स्ट्रेस को गुजरने की, क्योंकि वो इवेंट हमारे कानों में पड़ा, कान ने मैसेज दिमाग तक पहुंचाया, दिमाग ने शरीर के अंदर हलचल करना शुरू करी, और ये हलचल दो प्रकार से होगी। क्या है ये हलचल दो प्रकार से? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पाथवे की। नंबर 1, यहां पर हमारा ANS एक्टिवेट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो एक ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एक चीज रिलीज करती है जिसको हम लोग कहते हैं, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, केटिकोलामाइंस। केटिकोलामाइंस दो प्रकार की होती हैं, एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन।
जैसे ही हमारे कानों से होते हुए हमारे दिमाग में वो बात गई, दिमाग ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने एड्रीनल ग्लैंड को छू देता है, और एड्रीनल ग्लैंड को जैसे ही पता लगता है कि स्ट्रेस हो गया है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ केटिकोलामाइंस इन द फॉर्म ऑफ एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज करती हैं। और ये एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन यानी कि केटिकोलामाइंस हमारे खून में जाके मिक्स हो जाती हैं। इसलिए किसी किसी का स्ट्रेसफुल इवेंट में खून ठंडा पड़ जाता है, उसको चक्कर से आने लग जाते हैं। सॉरी। इसकी वजह से हमारे दो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। या तो कुछ कुछ पर्सन है वो निडर होकर लड़ते हैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट से, या तो वो भगौड़े बन जाते हैं, वो भागते हैं उस सिचुएशन से। ये तो हो गई फर्स्ट पाथवे। सेकेंड पाथवे के अंदर हमारी दूसरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। पहले के अंदर हुई हमारी एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट, एड्रीनल ग्लैंड। सेकेंड पाथवे के अंदर हमारी ग्लैंड एक्टिवेट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी लार्ज अमाउंट ऑफ केटिकोलामाइंस, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग या फिर काइंड ऑफ प्रोटीन, जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए यूज होता है। ये कॉर्टिसोल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस चीज के लिए? जो फर्स्ट पाथवे में जब आपके खून में जाकर केटिकोलामाइंस मिक्स हो गई थी, उसकी वजह से दो चीजें एक्टिवेट होनी थी। या तो आप सिचुएशन को देखकर लड़ते या उससे भाग जाते। लेकिन लड़ने के लिए भी और भागने के लिए भी आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक करंट होना चाहिए। ये करंट सेकंड पाथवे से आता है हमारे शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मदद से। अब स्टेरॉइड क्या होता है? काइंड ऑफ बॉडी बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल वे में बोलते हैं, कशिश है ना, कि पर्सन ने स्टेरॉइड लिए हैं, इंजेक्शन ले लेकर बॉडी बनाई है, एनर्जी मिलती है इसका मतलब पर्सन को ज्यादा जिम में टिके रहने की। सेम इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक, मतलब आप ऐसा मान लो कि ये एक चीज रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। अब बात करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं स्ट्रेस के। जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं स्ट्रेस के, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो जनरली नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। स्ट्रेस आया, कशिश क्या हंसते रहोगे जैसे कोई गुदगुदी मचा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होता। इमोशनल रिएक्शंस क्या होते हैं? पर्सन डर जाता है, पर्सन एंशियस हो जाता है, कभी कभार उसको एम्बेरसमेंट भी फील होती है, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कभी कभार उसको गुस्सा आता है, पर्सन डिप्रेशन में भी चला जाता है, या कभी कभार वो डिनाई करने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे उस पर इतना ट्रस्ट है, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता हूँ, इतना करती हूँ, भगवान भी आकर ये वाली बात मुझे कह दे तो मैं नहीं मान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। या फिर किसी पर्सन ने अगर किसी अपने की कोई ऐसी खबर सुन ली जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो वही पर्सन वही ड्रामेबाजी वाली बॉलीवुड वाली नौटंकियाँ, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज ना वर्चुअली लिमिटलेस होते हैं। कैसे देख रहे हो? दे आर वर्चुअली लिमिटलेस, मतलब अनलिमिटेड होते हैं। ड्रामेबाजी क्योंकि बहुत हो सकती है बिहेवियर में। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट। कोई हो सकता है कि दारू पी के नाचने लगे, कैसे है ना, तेरे इश्क में नाचेंगे, उसके घर के बाहर कबीर सिंह बन जाए जाकर, कुछ भी हो सकता है। मतलब बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में तो, और उसमें तो इंडिया को तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अगर स्ट्रेस से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को जानना है तो, ठीक है। अब बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज जनरली, अगर हम लोग मजाक को साइड करके अगर जो लिखना है पेपर के अंदर वो बात करें, तो कन्फ्रंटेटिव एक्शन पर्सन का निकलता है। यानी कि पर्सन ना कन्फ्रंट करता है स्ट्रेस को। कन्फ्रंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कन्फ्रंट का मतलब ये नहीं होता कि सीना तान के खड़े हो जाएंगे हम स्ट्रेसफुल इवेंट के सामने। कभी कभार हो सकता है हम स्ट्रेसफुल इवेंट के सामने लड़ें, स्ट्रेसर से लड़ें, तो यहाँ पर एक्टिवेट होता है हमारा फाइट रिस्पॉन्स। कभी कभार हो सकता है हम सिचुएशन से विड्रॉ भी कर जाएं, ठीक है, तो ये होता है फ्लाइट रिस्पॉन्स। कुत्ता अगर भौंक रहा है तो कुछ लोग हो सकता है कि उसको ऐसे करते करते वहीं खड़े हो जाएं कि कुत्ता भाग के हुए आ रहा है, वहीं खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगा। कुछ लोग हो सकता है भाई उनकी आधी पैंट गीली हो जाए और वो भागने लगे, ठीक है। ये दो कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं। लास्ट है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। जब भी स्ट्रेसफुल होता है तो कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इट इंक्लूड्स बिलीफ। सबसे पहले पर्सन की एक सोच डेवलप होती है अबाउट द हार्म और थ्रेट जो कि एक इवेंट पोज करता है, एंड बिलीव्स अबाउट इट्स कॉजेज और कंट्रोलेबिलिटी। यानी कि दिमाग जो है 360 डिग्री एंगल से सोचता है कि इससे कितना हार्म हो चुका है, कितना थ्रेट हो सकता है, क्या मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसकी मदद लेनी चाहिए, किसकी मदद नहीं लेनी चाहिए।
अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं? पर्सन की इनएबिलिटी डेवलप हो जाती है टू कंसंट्रेट। जब भी अगर पर्सन स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर, तो पर्सन रो रहा है, तकिया गिली कर रहा है, उसका कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा पा रहा अपनी किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। कभी कभार पर्सन के कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि उसकी जहन में जाकर बस जाते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं कनेक्टेड है। इंट्रूसिव मतलब वो इस प्रकार से मन के अंदर हावी है, इतनी ज्यादा घुस गए हैं कि वो बार बार पर्सन नहीं सोचना चाह रहा उस चीज के बारे में, सेम वही मंजर बार बार याद आ रहा है, बार बार वही मंजर याद आ रहा है। किसी की बात सुन ली जो कि हमें यकीन भी नहीं था कि ये पर्सन कभी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा करेगा, जो वो खबर सुनाई गई ना, उसके सीन आंखों के सामने आना, इसको कहते हैं मॉर्बिड थॉट, जिसकी वजह से पर्सन की आंखें जो है बार बार गीली हो सकती हैं, उसका दिल दहल सकता है, चक्कर खा के वो गिर सकता है, ठीक है। या वही हजारों प्रकार की नौटंकी, वॉशरूम में जाकर टॉयलेट पॉट पर बैठ के रो रहा है, शावर के नीचे रो रहा है, ठीक है। या फिर ओवर ईटिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर उसने छोड़ दिया खाना पीना, मतलब हालांकि वो बिहेवियरल रिस्पॉन्स का पार्ट होगा, लेकिन कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज में पर्सन बहुत कुछ सोचता है। मैं उसको बर्बाद कर दूं क्या, मैं अपने आप को बर्बाद कर लूं क्या, मैं उसको जाके कन्फ्रंट करूं क्या, मैं उसको ब्लॉक कर दूं क्या। मतलब ये जो हजारों प्रकार के, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर जो करोड़ों प्रकार के जो विचार उत्पन्न होते हैं, दीज आर कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज। और इन्हीं विचारों को, जो कि लड़ रहे होते हैं, महाभारत कर रहे होते हैं आपस में, इनको कहते हैं मॉर्बिड थॉट्स, ठीक है। जो आपको शांति से रहने नहीं देते, अशांति आपके मन के अंदर पैदा करने लगते हैं। कभी आपका डिसीजन होता है कुछ, ये आपने किसी एक पर्सन से बात कर ली तो आपका मन कहेगा हाँ ये कर लो, किसी और से बात कर ली तो वो कहेगा ये कर लो, फिर आपका कभी कभार सॉफ्ट कॉर्नर जा सकता है, फिर कभी कभार आपका हार्ड कॉर्नर जा सकता है। आप ब्लॉक करते रहोगे, आप अनब्लॉक करते रहोगे, 100 प्रकार के ड्रामेबाजी, मतलब जो आपका दिमाग बार बार थॉट में वो करता रहेगा, ये चीज़ होती है। और कशिश, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होता है? मेडिटेशन, राइट कशिश? ऐसे मुद्रा में बैठ के पर्सन को मेडिटेशन करनी चाहिए, है ना। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।